नमस्कार बच्चों, शिक्षालय के इस मंच पे आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आनंद आज एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा लिखा हुआ है पाषाणकालीन उपकरण, स्टोन एज टूल्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद यदि समय मिलेगा तो हम लोग पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल पर भी आएंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप पेपर और पेन अपने पास लेके रखें। उसके बाद इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप यूट्यूब पर इसको देखेंगे, तो आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस पूरे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, पिछला लेक्चर यदि आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको मैंने एक विषय की चर्चा की थी। एक शब्द मैंने बोला था, सांस्कृतिक विशेषक। याद होगा आपको, सांस्कृतिक विशेषक की मैंने चर्चा की थी। और सांस्कृतिक विशेषक जो है, यह क्या था स्टोन एज के समय में। तो ये स्टोन एज के संदर्भ में ये सांस्कृतिक विशेषक, खासकर से पूरा पाषाण काल के संदर्भ में, केवल हमारे पास पत्थर के टूल्स थे। क्या थे? पत्थर के टूल्स थे। तो इन पत्थर के उपकरणों का आकार प्रकार जिस प्रकार से हुआ, उसी प्रकार से हम उस पत्थर के समय विभाजन किया करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जब कोई उपकरण बनता है तो वह पहले ट्रायल एंड एरर के माध्यम से एक परफेक्ट स्वरूप लेता है, और वह परफेक्ट स्वरूप लेने के बाद उस संपूर्ण वातावरण में उसका प्रयोग, पुनरावृत्ति होने लगती है। वह पुनरावृत्ति तब तक होती रहती है जब तक कि वह वातावरण की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण न कर दे, या उससे बेहतर कोई सामान या बेहतर चीज़ें उपलब्ध ना हो जाए। तो पूरा पाषाण काल में आप लोगों ने देखा होगा कि उपकरण बनाने के लिए जो प्रयुक्त होता था मूल पत्थर, उसको कहते थे कोर, या हिंदी में उसको बोलते थे क्रोर। और क्रोर को तोड़ने के बाद अलग होता था फ्लेक, इसको बोलते हैं हिंदी में सल्क या फलक। तो सामान्य तौर पर मैं बोल रहा हूं कि साधारणतया जो पत्थर के बोल्डर जो होते थे, वह इस प्रकार के नदी की तलहटी में बह के आने वाले पत्थर के जो टुकड़े थे, यह गोल टुकड़े जो थे, इसको बोलते हैं पेबुल या बटिकाश्म। तो इस पत्थर के टुकड़े का उपयोग दो तरह से किया जाता था। इस पत्थर के टुकड़े का उपयोग दो तरह से होता था। एक तो यह मूल पत्थर के रूप में काम करता था, मूल पत्थर के रूप में, और दूसरा यह हथौड़ा के रूप में भी काम करता था। मूल पत्थर के रूप में भी काम करता था और हथौड़ा के रूप में भी काम करता था। तो इस क्रोर को, इस पेबुल को, जो बार बार ठोकर लगने के बाद जो इसे टुकड़ा अलग होता था, तो वह टुकड़ा कहलाता था फलक या सल्क। और बचा हुआ भारी हिस्सा जो होता था, इसको बोलते हैं क्रोर। समझ गए मेरी बात को? तो मूल चीज आप लोग समझ गए कि पत्थर का चयन अक्सर हाँ पेबुल होता था, और पेबुल में से जो फलक बार बार चोट करके टुकड़ा तोड़ा जाता था, उसको फलक बोलते थे। अब इस पेबुल और फ्लेक को या इस फलक उतारने की कई तकनीकें थी। ठीक है, तो कई तकनीकों में एक तो होता था बेतरतीब मतलब कि जैसे तैसे तोड़ दिए, और यदि जो उपकरण सामने आ गया सो आ गया, काम लायक हुआ तो यूज किया, अदरवाइज उसको हटा दिए। एक दो कंट्रोल टेक्निक अपनाई गई, उसको बोलते हैं क्लैक्टोनी तकनीक, और दूसरी तकनीक थी लावलवाई तकनीक। समझ रहे हैं इस बात को? दो तकनीकें सामान्यतः प्रयोग में आती थी। एक थी नंबर 1 क्लैक्टोनी तकनीक, और नंबर 2 थी लावलवाई तकनीक।
इस कलेक्टोनी और लावलवाई तकनीक में अंतर क्या था, पहले ये देख लेते हैं कि इसका नाम कलेक्टोनी क्यों पड़ा। इसका नाम कलेक्टोनी क्यों पड़ा? इंग्लैंड के से 80 मील दूर एक जगह है क्लेक्टोन ऑन सी। इस जगह पर 4 लाख साल 4 लाख वर्ष पहले का टूल मिला, उसको बोला गया कलेक्टोनी। और यह टूल एक विशेष प्रकार से बना होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और लावलवाई तकनीक पेरिस के लावलवाई नामक जगह से, पेरिस के लावलवाई नामक जगह से यह उपकरण मिला और यह 2 लाख वर्ष पुराना था। इसकी भी तकनीक भी हम चर्चा करेंगे। तो यह स्वाभाविक है कि जो उपकरण अधिक पुराना था कलेक्टोनी, उसकी तकनीक कम परिष्कृत होगी और परिष्कार समय के साथ धीरे धीरे आया, और जो लावलवाई तकनीक थी वह अधिक परिष्कृत होगी। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कलेक्टोनी तकनीक और लावलवाई तकनीक में मूल अंतर क्या था। कलेक्टोनी तकनीक और लावलवाई तकनीक में मूल अंतर क्या था? देखिए, अगर ये एक पेबुल है जिसका हम क्रोड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे यदि एक सल्क उतारा जाए, ठीक है, तो इस सल्क को अलग करने के बाद जब अगला सल्क इसी आधार तल से उतारा जाएगा, फिर सो ऑन ये प्रक्रिया चलेगी, तो एक कोर बचेगा, बाद बाकी सब फलक बचेंगे, बाद बाकी सब फलक बचेंगे। तो एक ही कोर के पहले फलक को उतारने के बाद, एक ही कोर से पहले फलक को उतारने के बाद उसके आधार तल से अगला फलक जब उतारा जाता है, इस अवस्था में जो फलक होता है, सल्क होता है, वह मोटा होता है। सल्क कैसा होगा? मोटा होता है। और जो कोर होगा, कोर भी अनगढ़ प्रकार का होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? सल्क जो होगा वह मोटा होगा, एक एक करके सल्क उतरेंगे, और जो कोर होगा वह भी अनगढ़ प्रकार का होगा। इस प्रकार के उपकरण जो होते हैं वह अनगढ़ होते हैं। ठीक है, हम आगे चर्चा करेंगे जब सोहन संस्कृति की। तो सोहन संस्कृति में आधार तल से जो उपकरण मिला है हमें, वह अत्यंत टूटा फूटा मिला है। उसको सोहन पूर्व अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोहन पूर्व अवस्था। आधार तल से जो टूटा फूटा उपकरण मिला सोहन में, जिसे सोहन पूर्व अवस्था का नाम दिया गया, वह इसी तकनीक पर आधारित है। समझ रहे हैं? इसके बाद चलकर जो भी उपकरणों का प्रयोग हुआ है, वह उसमें लावलवाई उपकरण के लक्षण हमें दिखते हैं। तो अब हम लोग मोटे तौर पर यह समझ गया कि कलेक्टोनी तकनीक में एक आधार तल से सल्क उतारा जाता है, और उस एक सल्क उतारेंगे, उसी सल्क को आधार बनाएंगे, फिर दूसरा सल्क उतारेंगे, फिर तीसरा सल्क उतारेंगे, जब तक कि हमारी इच्छा के अनुसार करोड़ उपकरण का आकार मिल नहीं जाता है। समझ गए मेरी बात को? अब रही बात लावलवाई तकनीक की। देखिए, लावलवाई तकनीक को निर्मित क्रोर तकनीक भी कहते हैं। लावलवाई तकनीक को निर्मित क्रोर तकनीक भी कहते हैं। इसका कारण क्या है कि एक पेबुल लिया गया और इसकी प्रक्रिया क्या थी कि पहले सेंटर की तरफ से अनेक सल्क उतारे जाते थे। सेंटर की तरफ से अनेक सल्क उतारे जाते थे। ठीक है, तो सेंटर की तरफ से जब अनेक सल्क उतारे गए तो एक क्रोर बन गया। एक क्रोर बन गया। ठीक है, एक क्रोर बना, इसका ये केंद्र हुआ। अब इस
क्रोर के शीर्ष पर यदि प्रहार किया जाए तो एक रैप्चर इस प्रकार का होगा जिससे हमें दो मजबूत क्रोर मिल जाएंगे। इसमें से एडवांटेज क्या होगा कि जो भी सल्क उतारे जाते हैं वह कंट्रोल्ड मैनर में उतारे जाते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में उतारे गए, और क्रोर भी जो हो गया वो आकार में थोड़ा छोटा और हल्का हो गया। इससे एडवांटेज ये होता है कि हमेशा भारी उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, कभी कभी उससे हल्के उपकरणों की जरूरत होती है। और आदमी को जैसे जैसे ज्ञान होता चला गया उसने क्या किया, अपनी मेहनत को घटाने के लिए क्रोर के साथ साथ सल्कों का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। क्रोर के साथ साथ सल्कों का भी उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। और जब प्रारंभ कर दिया तो वो उसने सोचा कि क्यों ना इस प्रकार से उपकरण बनाए जाए जिससे कि कोर का भी हम अधिकतम प्रयोग कर सकें और सल्क का भी अधिकतम प्रयोग कर सकें। इस आधार पर लावलवाई तकनीक का विकास हुआ। आगे चल के हम देखेंगे कि जैसे जैसे वातावरण बदला, खासकर से मध्य पाषाण काल का मैंने उल्लेख किया था कि सल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ती चली गई। कोर भी हालांकि अस्तित्व में थे लेकिन उनकी मात्रा घटती चली गई, क्योंकि आदमी को जब यह पता चला कि हम अधिक भारी उपकरणों से उनकी कार्य कुशलता बढ़ने के बजाय घट जाती है, वह अधिक दूर तक जानवरों का पीछा नहीं कर पाते हैं, अधिक तेजी से जानवरों पर प्रहार नहीं कर पाते हैं, तब उन्होंने फलक उपकरणों पर ज़्यादा ध्यान दिया। कोर उपकरणों की जहां आवश्यकता होती थी उसका सीमित उपयोग किया गया। ठीक है, तो अब हम आप ये चर्चा कर लेते हैं कि उपकरण के कितने प्रकार हैं। दो तकनीक हम लोग देख लिए, एक कलेक्ट्रॉनिक तकनीक, एक लावलवाई तकनीक। कलेक्ट्रॉनिक तकनीक में एक पेउल लिया जाता है जिससे पहले एक सल्क उतारा जाएगा, सल्क उतारने के बाद उसी सल्क के आधार तल से दूसरा सल्क उतारा जाएगा, फिर तीसरा। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक कि हमें या उस समय के मानव को डिजायर्ड आकार का, जो उनका इच्छित आकार था उसके आकार का उपकरण उनको मिल ना जाए। कलेक्ट्रॉनिक तकनीक में समझ गए। और लावलवाई तकनीक में एक पेउल लिया जाता है जिसमें अनेक सेंटर की ओरिएंटेड केंद्रोन्मुखी सल्क उतारे जाते हैं, और फिर जो कोर मिलता है उसके शीर्ष पर प्रहार करके एक और मोटा सल्क कह सकते हैं, या फिर कोर को दो टुकड़े कर लिया जाता है और हल्के हल्के दो कोर उपकरण बना लिए जाते हैं। अब हमारे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय ये है कि उपकरण के प्रकार कितने थे। ठीक है, उपकरण के प्रकार कितने थे। तो पहले हम रखते हैं चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स। ये सब कुछ मैंने नोट्स में बना दिया है, ड्राइंग से बना दिया, फिर भी आपको यहाँ पर समझाने के लिए समझाता हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। इसका हिंदी में नाम है गंडासा एवं खंदक उपकरण। ठीक है, और दूसरा है हैंड एक्स एंड क्लीवर। ठीक है, हस्त कुठार एवं बिदारनी। देखिएगा, आपने दोनों उपकरणों का नाम सुना, एक है गंडासा एवं खंदक उपकरण, दूसरा है हस्त कुठार एवं बिदारनी। यानी इसमें चार उपकरण है, एक गंडासा है, एक खंदक है, एक हस्त कुठार है, ये बिदारनी है। इस चारों उपकरणों की प्रकृति ऐसी है, यह चारों उपकरणों की प्रकृति ऐसी है कि इसमें कुछ वजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वजन। और भारीपन कहाँ से आएगा? वजन कहाँ से आएगा? तो जो भी वजनी उपकरण होंगे वो होंगे क्रोर उपकरण। क्या होंगे? क्रोर उपकरण। ये होंगे क्रोर टूल्स। तो गंडासा एवं खंदक उपकरण क्या होते हैं? जिसमें वजन होता है, ये क्रोर उपकरण होते हैं। इसके बाद जो भी उपकरण हमको मिलेंगे इसके अलावा वह होंगे सल्क उपकरण। क्या होंगे? फ्लेक टूल्स। तो चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स। उसके बाद बारी आती है फ्लेक टूल्स की। फ्लेक टूल्स में आता है एक स्क्रैपर, इसको बोलते हैं खुरचनी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग खुरचनी।
उसके बाद आ जाता है बेधनी, पॉइंट। उसके बाद तीसरा आ जाता है बेधक, बोर्डर, और चौथा आ जाता है तक्षिणी। इसके बाद बहुत सारे विभाग कर सकते हैं, जैसे कि अर्ध चंद्राकार, इसको बोलते हैं ल्यूनेट। इसके बाद आ जाता है समलंब, ट्रैपेज। ठीक है, तो ये जो आपका अर्धचंद्राकार और समलंब है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे मध्यपाषाण काल में। इसकी आवश्यकता अभी हमें फिलहाल नहीं है। अभी हमको पूरा पाषाणकालीन संदर्भ में इतना ही समझना है कि टूल्स स्क्रैपर होगा, बेधनी होगा, बेधक होगा, तक्षनी होगा, और उधर तो ये सब टूल्स जो होते हैं ये छोटे छोटे होते थे। क्या होते थे? छोटे छोटे। और छोटे छोटे जब भी होंगे हल्के होंगे, तो यह तो कोर टूल होंगे नहीं, ये किस चीज़ से बने होंगे? फ्लेक से। ठीक है, फिर ये फ्लेक टूल्स होंगे। अब हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि इन उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था। ठीक है, देखिए गंडासा जो होता था यह बनता था, अगर उपकरण पेबुल से बनाया जाए तो इसमें इसका क्रॉस सेक्शन हम ऐसे ले सकते हैं, यहां पर इस पेबुल को इस तरह से तोड़ दिया गया कि यहां पर धार बन जाए काम करने वाला, यानी धार एक और हो तो हो जाएगा गंडासा। ठीक है, अगर इसी पेबुल पर यदि यही पेबुल हो और इसमें धार सेंटर में बनाया जाए, इधर से भी टूटा और इधर से भी टूटा, तो ये जो मिट जाएगा, ये क्षेत्र जो मिट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? खंदक उपकरण। और इसी की तरह एक तिकोना उपकरण होता है, यह जो उपकरण होता है इसको बोलते हैं हस्तकुठार। यह हाथ वाला कुल्हाड़ी है जिसमें कोई हत्था नहीं लगा हुआ होता है। जैसे ही इसमें हत्था लग जाएगा तो हम चले जाते हैं नवपाषाण काल में। कब आ जाते हैं? नवपाषाण काल में। और इसको बोलते हैं केल्ट। क्या बोलते हैं? तो उसमें केल्ट के अलग अलग विभाजन है, नवपाषाण काल पढ़ेंगे तब आएंगे। फिलहाल हम मानते हैं कि यह हस्त कुठार है जिसमें कोई हत्था लगाने का जगह नहीं है। ठीक है, और हस्त कुठार के बाद आता है नंबर बिदारनी का। बिदारनी में पेबुल में लेके एक ऐसा धार बनाया जाता था जहां पर कि इधर भी और इधर भी काम करने वाला सिरा हो, जिससे कि किसी चीज को थकूचा जाता था, चीरा जाता था, फाड़ा जाता था। समझ गए? अब रही बात स्क्रैपर की, तो स्क्रैपर जो होते थे, स्क्रैपर दो प्रकार के होते थे। इसको बोलते थे अंत्य खुरचनी, हिंदी अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एंड स्क्रैपर। ठीक है, अंत खुरचनी, इंड स्क्रैपर। और एक होता था पार्श्व खुरचनी, साइड स्क्रैपर। नाम स्क्रैपर का एक हो गया। इन स्क्रैपर मतलब खुरचने वाला। तो यहां पर अगर फिर हम देखते हैं कि खुरचनी दो प्रकार की हुई, अंत खुरचनी, पार्श्व खुरचनी। खुरचनी मतलब जो खुरचा जाता है, खुरचना समझ रहे हैं ना, खुरचने वाला। उसके बाद आप नाम सुने ही होंगे पॉइंट का। पॉइंट का मतलब बेधनी। यह पत्थर का ऐसा टूल था जो एकदम पतला था, छेद करने के लिए था। और इसी से मिलता जुलता टूल है बोरर, बेधक।
यह अक्सर हाँ तिकोना टाइप का टूल था, थोड़ा मोटा होता था, ठीक है, जिससे कि यह भी छेद करने के ही काम में आता था, लेकिन पर्पस दूसरा था। ये और एक फ्लैट टूल में जिसका आप नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्यूरिन का, यानी तछनी। तछनी आजकल जो मॉडर्न पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर का जो सिरा होता है इस प्रकार का होता है, इसी प्रकार का होता है ना। तो तछनी का जो हेड बनता था इसी प्रकार का बनता था। आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि आजकल का जो छेनी होता है वह तछनी था, ठीक है। अब रही बात, स्क्रैपर हो गया, ब्यूरिन होगा, बोरर हो गया, ब्यूरिन। चलिए, तो हमारा काम का मतलब सारा टूल्स का चर्चा आज यहाँ हो गया। अब एक हैंड एक्स में फिर से पीछे थोड़ा सा लौटते हैं। हैंड एक्स में इसमें बनाने की दो तकनीकें थी। एक तो कलेक्टोनी, लावलवाई तो हम बोल गए, वो टूल्स बनाने की कॉमन टेक्निक है। कलेक्टोनी में आपको पता है कि वह टूल भारी और अनगढ़ होता था, लावलवाई में टूल्स थोड़ा परिष्कृत होता था। हैंड एक्स को प्रॉपर रूप में अगर बनाने की बात की जाए तो इसकी दो तकनीकें थी। पहली तकनीक जो थी एबी बेली थी, एबी बेलियन, और दूसरा था एशुलियन, यानी कि ए बी बेली और दूसरा एशुली। देखिए इसमें क्या होता था, जो एबी बेली हैंड एक्स होता था यह बहुत ही भारी और अनगढ़ हुआ करता था। भारी होगा, अनगढ़ होगा और बहुत वजनदार होगा। एशुली हैंड एक्स में क्या होता था कि इसमें हैंड एक्स छोटा होता था, छोटा होगा, और इसमें जो फलक उतारे जाएंगे वो इसमें इस प्रकार का फलक उतारा जाएगा जिससे लगे कि बार बार करके छोटे छोटे सेकेंडरी फलक, द्वितीयक फलक उतारे गए हैं। प्राइमरी फलक हो गया क्या, देखिएगा प्राइमरी फलक ये हो गया, और जो हमको कोर उपकरण उसके बाद मिला ऐसे ऐसे, और मान लेते हैं हमको इस क्षेत्र को बराबर करना है, सपोज ऐसे करना है मान लेते हैं, तो यहाँ से फिर इसको छोटा छोटा चिपिंग करेंगे, फिर इसको चिपिंग करके हटाएंगे, इसको चिपिंग करके हटाएंगे। तो इस प्रकार जो छोटा छोटा चिपिंग करके हटाते हैं वह जो सल्क उतरता है छोटा छोटा टुकड़ा में उसको बोलते हैं द्वितीयक सल्क। क्या बोलते हैं, द्वितीयक सल्क। और ये क्या हो जाएगा, जो बड़ा सल्क उतरेगा प्राइमरी सल्क। तो एबी बेली में प्राइमरी सल्क ही यानी प्राथमिक सल्क ही उतारे जाते थे। एशुली में प्राथमिक सल्क उतारने के बाद द्वितीयक सल्क भी उतारे जाते थे। यानी कि जहाँ भी हैंड एक्स में एशुली तकनीक का प्रयोग होगा तो हम कह सकते हैं ना कि मानव ज़्यादा डेवलप था, एबी बेली वाला कम डेवलप था। टूल्स बनाने में जहाँ पर भी कोर टूल्स अधिक होगा और कोर टूल्स में कलेक्टोनी तकनीक अधिक होगा, तब तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय का मानव उतना सभ्य नहीं था, कम सभ्य था, धीरे धीरे तकनीक में प्रगति कर रहा था। और यदि लावलवाई तकनीक की प्रधानता होती है, लावलवाई तकनीक की जब प्रधानता होगी, सल्कों की मात्रा अधिक निकलेगी, अधिक सल्क उपकरण निकलेंगे, और यदि उपकरणों पर संजोग से पॉलिश भी हो जाती है, हम देखेंगे कब पॉलिश हुई थी उसकी भी चर्चा करेंगे, तब तो हम समझेंगे ना कि तकनीक में जो बदलाव आया, तकनीक में जो बदलाव आया उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से मानव की प्रगति का हम लोग क्या सेट करते हैं, पैरामीटर, मानदंड। आजकल एक आदमी क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या यूज़ करता है, उसी के आधार पे हम लोग अनुमान लगाते हैं ना कि वह समाज कितना विकसित है। किसी के पास लैपटॉप है कि नहीं है, किसी के पास किसका ऐसा स्मार्टफोन है या कोई फीचर फ़ोन यूज़ कर रहा है, आजकल का तो वही मानदंड है। तो जितना तो कोई तकनीक में आज भी आगे होता है वह उतना ही विकसित समझा जाता है। वही पैरामीटर हम उस समय भी यूज़ करते हैं कि जिस मानव जाति का तकनीक कितना अच्छा था, कितना पुराना था, उसके आधार पर हम इस चीज़ का मानदंड निर्धारित करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अब, जो कि जल्द ही वो लेक्चर आएगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे स्टोन एज की, स्टोन एज की चर्चा करेंगे। और स्टोन एज की चर्चा करने के क्रम में हम लोग पाषाण काल का विभाजन करेंगे, कौन चीज़ें कहाँ से मिली उसकी चर्चा करेंगे। उस फाइंडिंग्स की चर्चा करने के बाद
हम लोग ये देखेंगे कि पाषाण काल के विभिन्न स्टेज में बदलाव क्या आए, किसी स्टेज का टूल्स क्या था, मानव जाति कहाँ से कहाँ तक निवास करती थी, क्या क्या हमको ऐसी प्रलब्धियाँ मिली है और उन प्रलब्धियों को मानने या न मानने में क्या क्या हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं एक विचार कर रहा हूँ, अभी तो लॉकडाउन का पीरियड आप देख रहे हैं कि सब जगह परेशानी बढ़ी हुई है, फिर भी जितना संभव हो सकता है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मैं विचार कर रहा हूँ कि अभी 65वीं 65th मेंस लोगों को लिखना है और 64वीं का 64th का इंटरव्यू प्रोग्राम भी है। क्या है? इंटरव्यू प्रोग्राम भी है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ समसामयिक विषयों को लाया जाए, इस पर भी मैं एक लेक्चर बनाने का प्लान कर रहा हूँ। एक नहीं, सीरीज़ में लेक्चर आएंगे इस पर, और इन लेक्चर का एक टाइम मैं डिसाइड करूँगा जिससे आप लोगों को यह बता दिया जाए कि यह कब किस समय अपलोड होगा। तो जो भी बीपीएससी के मेंस और इंटरव्यू के छात्र हैं वह इससे पूरा लाभ उठा सकते हैं, और इसकी घोषणा मैं जल्दी ही करूँगा। अभी फ़िलहाल ये विचार चल रहा है। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे और आपको यह समय समय पर पता चलता रहेगा। तो मैं अभिषेक आनंद फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ। बहुत सारी उम्मीदों, बहुत सारी आशाओं, बहुत सारी भावनाओं के साथ आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और मिलजुल कर इस कोविड महामारी को हम लोग भगाते हैं, हराते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।